हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आप देख रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड कंसर्निंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CRPC, IPC एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड करंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कुछ टॉपिक्स है, 4 to 5 टॉपिक्स। ये वाले टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। और अगर आप हमारे लेक्चर से जुड़ चुके हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करिए। और ये बेस्ट चैनल है आपको इजी वे में अंडरस्टैंड कराने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉर एनवायरमेंट पोल्यूशन और एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ के लिए कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बना है, मतलब कौन सा ऐसा संविधान है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है एनवायरमेंटल लॉ को रिलेटेड में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए थ्रू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम DPSP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। उसके अंदर इन्होंने जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो 3 कैटेगरी में बांटा है, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एंड DPSPs में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ interpreted many constitutional provision to included in environmental protection as a fundamental aspect of governance। मीन्स जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऐड करे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड में, जिससे कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट बनाया जा सके गवर्नेंस के लिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये तो आपको पता होगा। उसके अंदर हमारा एक राइट है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट मस्ट बी फॉर ऑल, मतलब हर आदमी को एक साफ़ और एक प्रदूषण फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट राइट टू क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ। इसके मतलब से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट ऑफ क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट, साफ़ और सुथरा एनवायरनमेंट या अच्छा एनवायरनमेंट सबका लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। इसका एक केस लॉ है जो कि याद रखना है आपको, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इसमें क्या हुआ था, फ्री एयर और फ्री वाटर के रिलेटेड में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू पोल्यूशन फ्री पास किया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस आया था सुभाष कुमार वाला, तो इन्होंने क्या डिक्लेरेशन दिया था कि हर व्यक्ति, हर पर्सन को फ्री एयर एंड फ्री वाटर, फ्री एयर फ्री वाटर मतलब साफ़ पानी और साफ़ हवा लेने का अधिकार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बेनिफिट के लिए हवा को प्रदूषण कर दो या फिर अपने फ़ायदे के लिए पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट जल से डल जाता है तो उससे पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक राइट टू लाइफ है लोगों का, तो आप पानी या फिर एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर सकते। एक और केस है, आपको इसके बारे में कुछ पता ही होगा बेसिकली, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ताजमहल केस भी कहते हैं इसे। इसमें क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज नियर द ताजमहल वर कॉज्ड एसिड रेन damaging the monuments, so court has ordered the company to switch to clean fuel or to cease their operation। क्या मतलब हुआ, ये जो हमारा केस है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इंडस्ट्रीज जो थी ताजमहल के आसपास वो सब पॉल्यूशन फैला रही थी, जिससे कि एसिड रेन हो रही थी। अब जो एसिड रेन हो रही है पॉल्यूशन के कारण, वो डैमेज कर रही थी मॉन्यूमेंट्स को। मॉन्यूमेंट मतलब हमारा जो ताजमहल है उसे डैमेज कर रही थी, वो पीला पड़ रहा था ताजमहल। आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुना होगा,
ठीक है। तो वो ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनीज़ को ऑर्डर दिया था कि या तो वो क्लीन फ्यूल यूज़ करे, साफ फ्यूल यूज़ करे जिससे पोल्यूशन ना हो, या फिर वो अपने ऑपरेशंस को, अपने काम को बंद कर दे। ठीक है, तो ये था हमारा राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 21। अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वालिटी। हर आदमी को राइट है कि उसे हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, हर आदमी को राइट है कि उसे हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट मिले। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल इन मैटर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे है जो कंट्री है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती बिटवीन पीपल इन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल, ऐसे एरिया ए है, यहाँ पे रिच लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहेगी हम रिच लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एकदम साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और एरिया बी है, वहाँ पे मान लो पुअर या मिडिल क्लास रहते हैं, तो गवर्नमेंट बोलिए कि यहाँ पे पॉल्यूशन है तो चल जाएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन सरकार नहीं कर सकती। यहाँ पे पॉइंट भी लिख दिया, गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बोथ एरियाज बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऐसा नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट बोलेगी यहाँ पे तो हम एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे बट एरिया बी में हम एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं रखेंगे। ठीक है, इसका एक बहुत फेमस केस लॉ भी है, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस में क्या क्या होता है, स्टेट जो है, स्टेट दैट गवर्नमेंट इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री है जो पॉल्यूशन फैला रही है, धुआं फैला रही है काला, और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लेती, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनती है पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट को आंसर देना पड़ेगा कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, आप क्यों डिस्क्रिमिनेट करा आपने। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर हमारा 14 बताता है। 2 आर्टिकल पढ़ लिए हमने, आर्टिकल 1 राइट टू लाइफ जो कि था आर्टिकल नंबर 21 हमारा। सेकेंड आर्टिकल पढ़ा हमने, आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी। इसका केस लॉ हमेशा याद रखना, और केस लॉ लिख के आना तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ आर्टिकल नंबर 19 1 सबसेक्शन जी। ये अब डील करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशनल वर्सेस एनवायरनमेंट। मतलब आपको एक फंडामेंटल राइट मिला है, एवरी सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड एंड एनी प्रोफेशनल। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी तरीके का ट्रेड कर सकता है, कोई भी तरीके का प्रोफेशनल चुन सकता है, बट दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। अब एब्सोल्यूट राइट का मतलब क्या होता है, ऐसा राइट है जो कि फुल्ली फ्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ड्रग्स बेच रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा गंदा काम कर रहे हो जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर सकता है, तो आप उन कामों में फ्रीडम ऑफ राइट या फ्रीडम ऑफ ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कैन नॉट बी रेगुलेटेड एंड बैंड इफ़ दे आर हार्म एनवायरनमेंट। अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, तो उसको या तो बैन कर दिया जाएगा या फिर उसका जो भी प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका भी एक बहुत फेमस केस लॉ है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988। इसमें था दिल्ली गैस लीक। दिल्ली गैस लीक अगर आपको पता होगा, इसमें क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रीज़ हैज़ार्डियस गैसेस निकाल रही थी, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था टू शिफ्ट फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। मतलब रेसिडेंशियल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री ऐसे रेसिडेंशियल एरिया में नहीं हो सकती, आप इन्हें कहीं और शिफ्ट करो, जिससे कि ये अगर पोल्यूशन फैला भी रही हो तो इन लोगों को, पीपल को या फिर पब्लिक को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब अगले हम सेकेंड टॉपिक पे बढ़ते हैं, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या गाइड करता है गवर्नमेंट को, टू मेक पॉलिसीज़ फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, दे आर ऑल्सो फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस। क्या मतलब हुआ, DPSP जो है वो हमारे गवर्नमेंट को गाइड करती है कि आप
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड में पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती। दे आर जस्ट अ फंडामेंटल, मतलब ये बेसिक है गवर्नेंस करने के लिए, देखने के लिए या चेकिंग करने के लिए। ये बस DPSP जो है हमारी एक फंडामेंटल की तरह काम करती हैं। इसका एक आर्टिकल है जो हमें पढ़ना है, मेन आर्टिकल 48A, जो कि ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, स्टेट शैल एंडोवर टू प्रोटेक्ट द एनफोर्स एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब स्टेट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसी है, मतलब उनकी ड्यूटी है कि उन्हें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और सेफगार्ड करना चाहिए फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को जो भी कंट्री के अंदर है। मतलब गवर्नमेंट ड्यूटी बताता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और जो ये हमारा 48A जो आर्टिकल है, ये कब आया था? हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसका भी केस लॉ है। ये केस लॉ आपको और भी बहुत जगह आगे देखने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। MC मेहता वर्सेस कमलनाथ 1997, इसमें क्या हुआ था? कोर्ट स्टेट दैट नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू पब्लिक एंड द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एज अ ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट देम। इसका एक मेन प्रिंसिपल्स भी आया था, अगर आपको पता होगा या नहीं पता तो आगे लेक्चर में दिखेगा। पब्लिक ट्रस्ट ऑफ डॉक्ट्राइन, ये एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है जो कि आप आगे हमारे लेक्चर्स में पढ़ोगे। वो प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो किया गया था जो कि बताता था कि कोर्ट जो है, मतलब कोर्ट ये बताता था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो पब्लिक के रिलेटेड में है, पब्लिक के है, और गवर्नमेंट जो है वो ट्रस्टी की तरह काम करनी चाहिए जिससे वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 47, ड्यूटी टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ। कैसे? बाय इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशंस, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड द पब्लिक हेल्थ विच इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ को, और वो कैसे कैसे कर सकती है? न्यूट्रिशंस बढ़ा के या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली गवर्नमेंट कैसे बढ़ाती है? टैक्सेस कम कर देगी तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ा देगी, जॉब ज़्यादा होगी तो लोग अर्निंग कर सकते हैं तो वो कमा सकते होंगे। इसके एनालाइज करके मैंने एक पॉइंट और बना रखा है, गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू एम्पावर और टू इम्प्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड सेफगार्ड विच कैन बी यूजफुल एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपका एक पॉइंट है, आगे एक लेक्चर है। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो थोड़ी ठोका पिंदी की तो उसको अवॉइड करना, बगल वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है AC का। आगे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी 42nd अमेंडमेंट में आई हैं, 42nd अमेंडमेंट, और कौन सा ईयर था याद है ऊपर? 1976। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट थ्रू नॉन इन्फोर्सिबल, दीज आर मोरल बाइंडिंग ऑफ सिटीज़न। मतलब जो ये ड्यूटीज़ है वो जस्ट मोरल बाइंडिंग्स है। मोरल बाइंडिंग्स का मतलब ये बस कुछ एक तरीके की आपको ड्यूटी दी गई है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसका मेन आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 51A सबसेक्शन G, फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड द इम्प्रूव नेचुरल रिसोर्सेज। हर व्यक्ति की, जो भी इंडिया में रहता है, उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसको इम्प्रूव करे। जैसे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, लेक्स को प्रोटेक्ट करे, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करे जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बेटर बनेगा। और ठीक है, ये एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई है।
इसका भी एक केस लॉ है, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1985। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द क्लोजर ऑफ लाइमस्टोन क्वेरिंग इन द मसूरी बिकॉज दे आर कॉजिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब मसूरी के अंदर जो लाइमस्टोन क्वेरिंग होती है उन्हें बंद करवा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिससे कि वो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसे बंद किया जा सके। मतलब जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो नुकसान बंद किया जा सके, नुकसान ना पहुंचे। द 42nd अमेंडमेंट 1976 is known as environmental amendment because it was added important provisions for environmental protection like added of article number 48A। 48 हमारा किस में था, DPSP में, जो प्रोटेक्ट करता था फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को एज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगला आर्टिकल पढ़ा था हमने, आर्टिकल 51A जो सबसेक्शन जी था, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी था, ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ट्रांसफरिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट अलाउिंग बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द एनवायरमेंटल लॉ। क्या मतलब हुआ, पहले के टाइम पे सिर्फ जो एनवायरमेंटल लॉ था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन था, वो स्टेट लिस्ट में आता था, स्टेट गवर्नमेंट उस पर कुछ काम कर सकती थी। बट अब जो इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट में, अब दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, रोल ऑफ जुडिशरी इन एक्सपेंडिंग एनवायरमेंटल लॉ। मतलब जो हमारी जुडिशरी है, जजमेंट जो होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, हमारे बार काउंसिल्स होते हैं, उनका क्या रोल है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। देखो, अब इन्होंने बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करा, पर कुछ प्रिंसिपल्स लॉन्च कर दिए। अब ये प्रिंसिपल्स आप आगे पढ़ोगे अपने अपने लेक्चर्स में। ये प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइंस है, डॉक्ट्राइंस मतलब इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, जो कि कोर्ट ने, कौन से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश करे हैं विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पहला है पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या कहता है, पर्सन हु पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट मस्ट पे फॉर द एनवायरमेंटल डैमेज। अब जो भी व्यक्ति एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा वही व्यक्ति उसके डैमेजेस के लिए भी पे करेगा। इसका केस लॉ है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरो लीगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रिंसिपल है हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अब आपको पता होगा प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के होने से पहले ही उसका कुछ प्रिकॉशन लेके चलना। जैसे अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो बाइक राइड करने से पहले ही आप हेलमेट पहन के चलते हो। क्यों? अगर एक्सीडेंट हो जाए, ना करे, तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चल रहे हो। या मान लो आप कभी टूर पे जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे या लॉन्ग टूर पे कहीं घूमने जा रहे हो, तो घूमने जाने से पहले आप प्रिकॉशनरी टैबलेट्स रखते हो अपने बैग में कि कहीं कुछ दिक्कत हो जाए, तो वो प्रिकॉशंस पहले ही हम रखे हैं। तो प्रिवेंशंस मेजर टेकन शुड बी टेकन इवन इफ देयर इज़ नो साइंटिफिक सर्टेनिटी ऑफ हार्म। केस लॉ ऑफ वेल्लोर सिटीज़न वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। अब ये केस क्या है और ये क्या समझ आए? ये कहता है हमें कोई भी इंडस्ट्रीज़ है उन्हें प्रिवेंशन लेके चलनी पड़ती है। अगर कोई साइंटिफिक मेजर है ही नहीं तब भी, मान लो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, कुछ एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा है, पर जो इंडस्ट्रीज़ है उन्हें प्रिवेंशन मेजर्स लेनी पड़ती है कि अगर हार्म हो जाए फ्यूचर में तब वो क्या करेंगे, उसके लिए वो पहले से ही प्रिवेंशन लेके चलते हैं। इसका बहुत बड़ा केस लॉ है हमारा वेल्लोर सिटीज़न वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टेनरीज़ को बैन कर दिया था। टेनरीज़ क्या होती है? टेनरीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जो एनिमल्स के डेड बॉडी से कुछ प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, उन्हें कहते हैं टेनरीज़। अब जब ये सब बनता है तो बहुत सारा पोल्यूशन फैलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो कि अनट्रीटेड वेस्ट जो होते हैं, अनट्रीटेड सेवेजेस होते हैं,
वो सब इंडस्ट्री पानी में फेंक देती है, और उनसे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन ट्रेनरीज को बंद कर दिया था इसी प्रिंसिपल के रिलेटेड में। ठीक है, अगला प्रिंसिपल है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। इसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू पब्लिक एंड गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्टेड देम। मतलब नेचुरल रिसोर्स किनके हैं, पब्लिक के, और गवर्नमेंट जो है उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए इन रिसोर्सेज को। ठीक है, इसका भी केस लॉ हमने ऊपर पढ़ा था, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ। इसके अंदर गवर्नमेंट के एक लीगल ऑब्लिगेशन बताया गया था कि नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू पब्लिक एंड द गवर्नमेंट हैव द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दीज रिसोर्सेज which was help in sustainable development also। अगला पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर CRPC। CRPC का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CRPC empower local authorities to stop environmental harm immediately। मतलब कोई भी अगर लोकल अथॉरिटी है तो उनको एक पावर देता है ये CRPC कि आप अगर कुछ भी ऐसा देखो जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है तो आप उसे इमीडिएटली रोक सकते हो, ये आपको पावर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका सेक्शन 133, रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। अ मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर immediate removal of any harming the public like toxic waste dumping, polluting factories, opening drain causing health risk। ठीक है, ये है क्या कहता है, मतलब एक मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट आपको पता होगा कौन होता है। तो अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट है वो एक रिमूवल ऑर्डर पास कर सकता है किसी भी इंडस्ट्री का अगर वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है या पब्लिक को हार्म कर रही है थ्रू द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जैसे कि टॉक्सिक वेस्ट डंप कर रही है, टॉक्सिक वेस्ट जैसे कि पानी में वेस्ट फेंक दे रही है, जो इंडस्ट्रीज जो होती है अपना जो वेस्ट होता है लिक्विड वेस्ट, उस वेस्ट को पानी में एक्सक्रीट कर रही है, तो वहाँ पे आप अपना इस लॉ को यूज़ कर सकते हो। एक मिनट रुकिए, इसका केस लॉ पढ़ते हैं हम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस मदीद लैंड। Here in this case Supreme Court formed municipal corporation to fix open drains causing pollution। मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्पॉन्सिबल बताया और उनको ऑर्डर पास किया टू फिक्स दिस ड्रेन्स। मतलब जो ओपन ड्रेन्स होते हैं, ऐसे ओपन नाले होते हैं, उन नालों में से पानी अटक रखा था तो पानी फ्लो नहीं कर रहा था, जो कि एक तरीके का पॉल्यूशन फैला रहा था। वाटर पॉल्यूशन कह सकते हैं या एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं, स्मेल आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऑर्डर पास किया था। अगला बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर IPC। अब IPC हमारा हट चुका है तो हम पढ़ेंगे BNS, भारतीय न्याय साहित्य। ठीक है, इट इंट्रोड्यूस मोर रोबस्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटिंग एक्ट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एज अ सीरियस क्राइम रेदर देन देयर माइनर इन्फेक्शन। मतलब BNS हमारा ये बोलता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, और अगर कोई भी पर्सन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में पाया जाता है तो उसे बहुत क्राइम माना जाएगा रेदर देन अ माइनर इन्फेक्शन। मतलब एक ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी गलती मानी जाएगी, वो एक क्राइम माना जाएगा अगर आप एनवायरनमेंट को डिग्रेडेट करते हो। इट मेक मोर फोकस टूवर्ड इन्हांसिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर पोल्यूशन, इनलीगल माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। इट मेक मोर फोकस टूवर्ड इन्हांसिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये अकाउंटेबल बनाता है लोगों को पोल्यूशन और इनलीगल माइनिंग के टूवर्ड्स। इसके कुछ की सेक्शंस है, कुछ की लॉज है जो कि आपको याद रखने हैं। सेक्शन 268 जो कि बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, कॉजिंग पॉल्यूशन, वायलेटिंग पब्लिक राइट्स। ठीक है, सेक्शन 277 है जो पब्लिक वाटर पॉल्यूशन से डील करता है कि डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट बाय इंडस्ट्रीज़। सेक्शन 278 है जो बात करता है एयर पॉल्यूशन के बारे में, एमिटिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़।
एंड सेक्शन 284 एंड 285 बात करता है नेग्लिजेंट एंड मिस एक सेकेंड क्या लिखा है, मिस्चीवियस कंडक्ट्स। अगर नेग्लिजेंस कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि लापरवाही से होता है और जिससे कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। नेग्लिजेंस रिलेटेड टू हार्मफुल सब्सटेंस, मान लो आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया जिससे उसका जो वेस्ट है उसको ऐसे नेग्लिजेंटली छोड़ दिया, तो वो एक एक्ट ऐसा है जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, जो कि हमारा BNS में सेक्शन 284 285 में बताया गया है। IPC इंडियन पेनल कोड चेंजेस टू BNS भारतीय न्याय संहिता इन 2023। अब जो ये हमारा IPC था वो चेंज होके BNS में आज हो चुका है। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट से, जो कि हमारा करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स है अभी हमारे एनवायरनमेंट में। डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन में हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन भी आता है। क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ अभी प्रॉब्लम्स चल रही है करंटली इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे पढ़ते हैं हम फर्स्ट पॉइंट अपना। एयर पोल्यूशन में क्या हो रहा है, जैसे दिल्ली में स्मोक क्राइसिस होते हैं ड्यू टू व्हीकल स्मोक्स एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप वाइल। आपको अगर पता हो, वाइल ड्यूरिंग द दिवाली सीज़न, वाइल ड्यूरिंग दिवाली हमारा स्मोक बहुत हो जाता है दिल्ली में। क्यों? एक तो क्रॉप बर्निंग से, व्हीकल स्मोक से और क्रैकर से, तीनों चीज़ों से हमारा एयर पोल्यूशन बहुत फैलता है। इसके कारण बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है और एसिड रेन्स भी होती हैं और क्रॉप प्रॉब्लम इन डिफरेंट एरियाज़ एंड एक्सेट्रा। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज़ polluting the Ganga and Yamuna river, which makes the river water polluted, leads to loss of aquatic animal life and polluted groundwater। मीन्स जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट हो रहा है। क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो होती है वो अपना जो वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट, वो सब पानी में डंप कर देती है। अगर वो ट्रीटेड है, मतलब एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके पानी में डंप किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। पर कंपनीज जनरली, जो इंडस्ट्रीज़ है, वो अनट्रीटेड वेस्ट को डंप कर देती हैं, जिससे क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स की जो लाइफ है उनको हार्म होता है। अगर जो ग्राउंड वाटर है उसको हार्म होता है, वो पॉल्यूट होता है ग्राउंड वाटर, ठीक है। अगला है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आपको पता होगा कि जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों की कटिंग, उन पेड़ों को काट देते हैं, उसे कहते हैं हम डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज़। मतलब अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुल रही है, जिससे और जब इंडस्ट्री खुलेगी तो ट्रीज़ कटेंगे उस एरिया के, जब इंडस्ट्री बनेगी। जैसे आपको अगर पता होगा गुड़गांव जो अभी सबसे ज़्यादा वहीं पे इंडस्ट्रीज़ है हमारी, तो गुड़गांव में बहुत सारे पेड़ थे और अभी भी है बेसिकली, पर पहले के मुकाबले कम हो गए। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप हो रही है और वो उस एरिया के पेड़ों को, वेजिटेशन को पूरा प्रॉपरली ख़त्म कर देती है, ठीक है। अगला है हमारा प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है? एक्सेसिव प्लास्टिक वेस्ट हार्मिंग द मैराइन एंड एक्वेटिक एनिमल लाइफ। प्लास्टिक वेस्ट हमारा दो तरीके से हार्म करता है हमारे एनवायरनमेंट को, एक तो लैंड पे भी और एक वाटर में भी। अब लोग जो होते हैं पानी में भी प्लास्टिक वेस्ट फेंक देते हैं अपना, और दूसरा डंपिंग ऑफ प्लास्टिक होती है इन द लैंड। आपको पता होगा, मतलब जो प्लास्टिक होता है वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। पर जो प्लास्टिक है उसको हम डंप कर देते हैं, जैसे ज़मीन में गाड़ देते हैं। जैसे कि अगर आपने कहीं पार्क बनता हुआ देखा होगा, तो पार्क बनते वक्त बहुत सारा कचरा या प्लास्टिक डंप कर दिया जाता है उसके अंदर पहले, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। तो इससे होता क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है प्रॉपर,
और अगर वो प्लास्टिक वेस्ट हमारा पानी में फेंका जा रहा है तो एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को प्रॉब्लम्स होती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मतलब राइजिंग इन द टेम्परेचर एंड अनप्रिडिक्टिव वेदर, मतलब अनप्रिडिक्टिव वेदर हो गया। पहले होता था कि मॉनसून, समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऐसे सीज़न सारे फिक्स होते थे कि इतने से इतने समय चलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर 1-2 दिन ऊपर नीचे होता था। अब अनसर्टेन हो गया, कभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, कभी ठंड ज़्यादा हो रही है, तो कुछ भी अब सर्टेन नहीं रहा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपीज़। डीपीएसपीज़ क्या था हमारा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। The 42nd Amendment of 1976 work as a game changer for the environmental protection। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन लेक्चर नंबर 2 का, लगभग सारे पार्ट हो गए। अब ये एक पार्ट जो है वो और इम्पोर्टेंट है, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? एक तरीके का ये लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि अलाउ करता है पर्सन्स को टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर जस्टिस। मीन्स अब देखो, अगर मान लो कोई भी किसी भी पर्सन को दिक्कत हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट या जज हाई कोर्ट में अपील कर सकता है विद द हेल्प ऑफ PIL। अब जो ये PIL है ये सर्टेनली एक बहुत इफेक्टिव टूल माना गया है लॉ के अंदर, और अ पर्सन कैन फाइल अ PIL एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप। मान लो आपके पूरे एरिया को, मान लो आप A ब्लॉक में रहते हो किसी भी सोसाइटी में, तो आपके पूरे A ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम हो रही है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उस प्रॉब्लम की आप PIL फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपको दिक्कत हो रही है तो आपने PIL डाल दी, तो वो ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी। पर अगर बहुत सारा बड़ा ग्रुप है, उन ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव में आप PIL फाइल कर रहे हो तो वो PIL जल्दी सॉल्व होती है और कोर्ट भी उस पर जल्दी एक्शन लेता है। PIL is a powerful tool for protecting of environment as by representing common problems on environment, और common problem जो भी है environment में उनमें वो भी रिप्रेजेंट करता है। इसका एक केस लॉ है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। ओलियम गैस लीक caused introduced by absolute liability, industry deal in hazardous goods must pay for damages। देखो, ये वाला सेम केस लॉ आपका PPP जो कि है हमारा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, इसमें भी यूज़ होएगा, जो कि क्या कहता है, ये केस लॉ याद रखो, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, ओलियम गैस लीक केस। इसमें क्या हुआ था, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैज़ार्डियस गुड्स में डील करती है और अगर उन हैज़ार्डियस गुड्स से किसी भी पर्सन को डैमेज होता है, उनके गुड्स उनकी हेल्थ पे डैमेज होता है या एनवायरनमेंट पे डैमेज होता है, तो उन डैमेजेस का जो पे है वो वही इंडस्ट्री करेगी। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी है उनकी इंडस्ट्रीज़ की। इसका एक और केस है वेल्लोर सिटीज़न वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे बहुत सारी टेनरीज जो थी उन टेनरीज को बंद कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे तमिलनाडु में। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ही हमारा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो आया था। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज़ अलॉन्ग द गंगा रिवर। अब जो गंगा रिवर के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो अपना अनट्रीटेड सीवेजेस, मतलब जो भी उनके गंदगी होती है या उनका वेस्ट होता है, उन वेस्ट को वो गंगा रिवर में ऐसे ही थ्रो आउट कर देती थी, डंप कर देती थी। तो उस डंपिंग को रोकने के लिए इन गंगा रिवर के नियर बाय इंडस्ट्रीज़ को बंद करा दिया गया था फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर से? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, SC के ऑर्डर से। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स या फिर अपने कहीं यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, हर जगह शेयर करें इसे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ईजी लैंग्वेज में,
और अगर आपको PDF चाहिए नोट्स में तो आप कमेंट करो PDF, हम आपको बता देंगे कि आपको PDF कैसे मिलेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।